हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर इन दी मैथमेटिकल फिजिक्स सीरीज़। हम लोगों ने फोरियर ट्रांसफॉर्म का डिस्कशन किया काफ़ी, और ऑलमोस्ट डिस्कशन जैसे मैं पहले कह चुका हूँ, हमारा डिस्कशन पार्ट ख़त्म हो गया है। बट जस्ट इस लेक्चर में मैं थोड़ा सी कवर करना चाह रहा था कि फोरियर ट्रांसफॉर्म का यूज़ जो होता है, एक इंपॉर्टेंट यूज़ डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में। ओके, बेसिक नोशन वही है। वैसे ये हम लप्लास ट्रांसफॉर्म में भी देख चुके हैं कि किस तरह का सिंप्लीफिकेशन ऑफर करता है अगर हम लप्लास ट्रांसफॉर्म करके किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को देखते हैं। तो ऑलमोस्ट वही चीज़ है। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, वी आर ट्राइंग टू डिस्कस द फोरियर ट्रांसफॉर्म टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशंस। मैं ओडीज और पीडीज, ओके, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, दोनों का एक एक एग्जाम्पल करूँगा। इनफैक्ट यहाँ पे मैं पूरा सॉल्यूशन करने में भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं केवल फूरियर ट्रांसफॉर्म से क्या होता है, केवल उस चीज़ पे एम्फेसिस कर रहा हूँ। मैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वाले पार्ट का इनफैक्ट सॉल्यूशन करूँगा भी, बट मैं वहाँ पे एक ट्रिक इस्तेमाल करूँगा। ओके, क्योंकि मेरा मेन एम फाइनली उस इक्वेशन को पूरी तरह सॉल्व करना नहीं है। तो सॉल्व तो मैं कर दूंगा लास्ट में, बट एक ट्रिक की मदद से। और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में भी कुछ ऐसा ही हम करेंगे। मैं डायरेक्टली एक आंसर कहीं पे आपको इंसर्ट कर दूंगा। बट जो मेन पॉइंट है कि फूरियर ट्रांसफॉर्म अगर कोई ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो क्या हमें मिलता है, और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से अगर हम स्टार्ट करें और उसमें एक फूरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करें तो क्या मिलता है। तो ये इम्फेसिस लेक्चर में मेनली इस चीज़ पे है। ओके, तो जो पहला एग्जांपल है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स, द क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ओके, इस तरह का जो सिस्टम हम इमेजिन करते हैं सबसे सिंपलेस्ट पिक्चर में कि कोई स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट माना के है। ओके, के के बजाय मैंने स्प्रिंग कांस्टेंट को यहाँ पे कापा लिखा है फॉर सम रीज़न। उसके साथ कोई मास m अटैच्ड है, तो इस मास m को अगर आप थोड़ा स्प्रिंग को स्ट्रेच करके इसे रिलीज़ करें या कंप्रेस करके रिलीज़ करें तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। तो इसकी जो स्टार्टिंग इक्वेशन है, आप फिजिक्स में यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू माइनस कापा एक्स, रेस्टोरिंग फोर्स वाला जो कंसेप्ट है। ओके, फोर्स होता है मास इंटू एक्सलरेशन। एक्सलरेशन इज एक्स डबल डॉट। डॉट का मतलब यहाँ पे है डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, एक्स जो है, ये मास की जो पोजीशन है एक्स, ये टाइम के साथ वेरी कर रही है। तो ये किस तरह से टाइम के साथ वेरी कर रही है, इसी को हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं, इसी को डिराइव करना चाहते हैं। तो एम एक्स डबल डॉट जो है दैट इज इक्वल टू माइनस कापा एक्स, और फिर इस इक्वेशन को आप रीअरेंज करें तो एक्स डबल डॉट प्लस कापा ओवर एम एक्स इज इक्वल टू जीरो। मैंने कापा पर एम को के स्क्वायर लिखा है। नॉर्मल यूजेज में हम वैसे इसको के लिखते हैं, कापा को के लिखते हैं, और के अपॉन एम के फैक्टर को हम ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं, उस हार्मोनिक ऑसिलेटर की एंगुलर फ्रीक्वेंसी। लेकिन यहाँ पे क्योंकि जिस तरह से हम फूरियर ट्रांसफॉर्म डिस्कस कर रहे हैं, ओमेगा हमारा ट्रांसफॉर्मेशन के बाद एक वेरिएबल है। वैसे तो उस वेरिएबल को आप ओमेगा के बजाय कुछ और नाम दे सकते हैं, बट थोड़ा हमारे लिए ईजी हो जाएगा कि हम स्टार्टिंग स्पेस को अगर टी स्पेस कहें और एंडिंग स्पेस को ओमेगा स्पेस कहें। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में मैंने यही करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने इस चीज़ को, जिसको नॉर्मली के लिखते हैं, उसको कापा लिखा, और के अपॉन एम को हम ओमेगा लिख देते हैं या ओमेगा स्क्वायर, उसको भी अवॉइड किया है के अपॉन एम। बट एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम की तरह देखें तो मैं सीधे यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ। आपको ये इक्वेशन सॉल्व करने को कहा गया है। ओके, सॉल्व या इंटीग्रेट दिस इक्वेशन, और साथ में आपको कुछ बाउंड्री कंडीशंस भी दे रखी होंगी। बाउंड्री कंडीशंस मतलब एक्स की वैल्यू से जीरो पे, टी इक्वल टू जीरो पे, या किसी और टाइम पे। फिजिकली उसका मीनिंग ये है, पार्टिकल जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो तो आपको दे ही रखा है। फोर्स का मतलब एक्सलरेशन, फोर्स दिया है तो एक्सलरेशन, तो पार्टिकल का एक्सलरेशन तो दे ही रखा है, लेकिन उसके साथ उसकी इनिशियल पोजीशन और इनिशियल वेलोसिटी भी आपको गिवन होगी। ओके, यस, लेकिन मुझे बाउंड्री कंडीशंस को भी यहाँ पे इंटरेस्ट है, क्योंकि मैं पूरा सॉल्यूशन नहीं करने वाला हूँ। ओके, नॉट दैट वे, बट से तो माना मुझे ये टास्क दिया गया कि सॉल्व दिस इक्वेशन डी टू बाई डी टी स्क्वायर ऑफ एक्स विच इज़ अ फंक्शन ऑफ टी प्लस के स्क्वायर। के स्क्वायर कोई कांस्टेंट है, उससे ज़्यादा इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पे। ओके, एक्स टी इक्वल टू जीरो। वैसे तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आप जानते हैं। ओके, हार्मोनिक ऑसिलेटर इक्वेशन का सॉल्यूशन, या तो जिन्हें हम कहते हैं इमेजिनरी एक्सपोनेंशियल्स, ई टू द पावर प्लस या माइनस आइटा के टी। आप चेक कर सकते हैं, अगर इस टर्म को आप दो बार टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो आपको प्लस या माइनस आइटा के दो बार मिलेगा, तो उसका स्क्वायर करने पे माइनस के स्क्वायर। तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है प्लस वाले से भी, माइनस वाले से भी, और उनका अगर आप लीनियर कॉम्बिनेशन भी ले लें, C1 टाइम्स ई टू द पावर प्लस आइटा के टी प्लस C2 टाइम्स नेगेटिव वाला एक्सपोनेंशियल, और उसी कॉम्बिनेशन को आप साइन और कॉस के टर्म में भी लिख सकते हैं, सम कांस्टेंट इनटू साइन के टी प्लस सम कांस्टेंट इनटू कॉस के टी। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर इक्वेशन के सॉल्यूशन वेल नोन, आप जानते हैं, जिन्हें हम इमेजिनरी एक्सपोनेंशियल्स कहते हैं। या तो इमेजिनरी एक्सपोनेंशियल्स लिख दीजिए आप, ओके, किसका, के इंटू टी का, या साइन के टी और कॉस के टी का। ओके, दिस बाकी बाउंड्री कंडीशंस डिसाइड करेंगी ये दोनों प्रेजेंट रहने हैं कि केवल एक प्रेजेंट रहना है, या कुछ फेज वैल्यू वगैरह आएगी, वट एवर। ओके, दिस लेकिन अभी से हमें ये इक्वेशन इस तरह से, हमें इसके सॉल्यूशन नहीं पता है, लेट्स से। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म से जब देखते हैं व्हाट वी गेट,
और इनफैक्ट अपनी लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करने के लिए तो मैंने x को यहाँ पे f लिख दिया है। फिज़िक्स में आप जिसको डिस्प्लेसमेंट x कहते हैं, क्योंकि हम फूरियर ट्रांसफॉर्म का डिस्कशन कर रहे थे उसमें टी स्पेस में जिस फंक्शन से हम स्टार्ट कर रहे थे हम उसे एफ टी ले रहे थे। ओके, तो ताकि डिस्कशन पिछले वाले डिस्कशन से मैच हो जाए, इसलिए मैंने इस एग्जांपल में ऐसा किया है। नेक्स्ट एग्जांपल में मैं ये चीज़ नहीं करूँगा, बट इस एग्जांपल को और ईजी बनाने के लिए तो मैथमेटिकली से आपको ये सवाल दे रखा है, सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन डी2 बाई डी टी स्क्वायर ऑफ एफ टी प्लस के स्क्वायर ऑफ एफ टी इक्वल टू 0। एफ टी आपको निकालना है। ओके, यहाँ पे वैसे आप इसमें मैं और कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल भी कर सकता था, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर या हार्मोनिक ऑसिलेटर में राइट हैंड साइड में कोई सोर्स टर्म हो। ओके, आप स्प्रिंग सिस्टम है, एक तो इसमें रेजिस्टेंस है, ये टाइम के साथ ग्रेजुअली अपनी एनर्जी लूज़ कर रहा है, तो उसके कारण डैम्पिंग जैसा फैक्टर एक आ सकता है, वेलोसिटी डिपेंडेंट फैक्टर आ सकता है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ वाला फैक्टर, और साथ साथ हो सकता है कोई एक्सटर्नल फोर्स पीरियोडिक या सम अदर काइंड, वो आप लगातार इस पे लगा रहे हों एज अ फंक्शन ऑफ टी, तो वो राइट हैंड साइड में आता है। तो ये सब चीज़ें आपने वेव्स ऑसिलेशंस में पढ़ी हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन ये जो सेम आइडिया जो हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं दिस पॉइंट ऑनवर्ड, इस इक्वेशन पे फूरियर ट्रांसफॉर्म की मदद से सॉल्व करने की कोशिश, वो आप इसके जनरल केस को भी कर सकते हैं। जनरल मतलब इस इक्वेशन में अगर डैम्पिंग टर्म हो या सोर्स टर्म भी हो। ओके, तो आई वुड सजेस्ट आप उस तरह के एग्जाम्पल्स भी ट्राई कीजिए, पर मैं इस सिंपलेस्ट एग्जाम्पल के साथ वर्क कर रहा हूँ। ये जो प्रॉब्लम है मैथमेटिकली, ये जो इक्वेशन है ये है एक सेकेंड ऑर्डर की ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, कंप्लीट डेरिवेटिव है, पार्शियल नहीं है, कंप्लीट डेरिवेटिव, और इसमें लेट्स से टी स्पेस जो आपको फंक्शन निकालना है वो टी स्पेस में निकालना है। ओके, मैं इसलिए टी स्पेस कह रहा हूँ इसे। तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फूरियर ट्रांसफॉर्म के मेथड से हम ओमेगा स्पेस में जाएंगे। आप टी स्पेस में हैं, आपको एफ टी निकालना है। एफ टी एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। आप फूरियर ट्रांसफॉर्म करके पूरी प्रॉब्लम को ले जाएंगे ओमेगा स्पेस में। ओमेगा स्पेस में एफ टी का जो काउंटर पार्ट है, एफ जो हमें निकालना है, जो कि अननोन है, माना उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म है एफ टिल्डा ओमेगा। लेकिन इस प्रेजेंट डिस्कशन में मैं इसको एफ टिल्डा ओमेगा ना लिख के कैपिटल एफ ओमेगा लिखूंगा, लिखने में थोड़ा आसानी रहेगी, क्योंकि हमें बार बार ये लिखना पड़ेगा, तो थोड़ा ईजी रहेगा। तो एफ स्मॉल एफ टी स्पेस वाला फंक्शन है, और कैपिटल एफ उसका करस्पॉन्डिंग काउंटर पार्ट है ओमेगा स्पेस में। करस्पॉन्डिंग काउंटर पार्ट मतलब ये इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म है, वेरी सिंपली। और अगर इसका इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म हम निकालेंगे तो ये, तो यहाँ पे हमारी स्ट्रैटेजी वही होने वाली है जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म में थी। आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है टी स्पेस में, आप पूरी इक्वेशन को फूरियर ट्रांसफॉर्म करके उस प्रॉब्लम को पूरी की पूरी ओमेगा स्पेस में ले जाओ, और हम देखेंगे ओमेगा स्पेस में ये प्रॉब्लम ऐसे चुटकियों में सॉल्व हो जाती है। चुटकियों का मतलब अभी आपको क्लियर हो जाएगा दिस, और फिर मतलब एफ ओमेगा आप इमीडिएटली निकाल पाएंगे। और जैसे ही आपको एफ ओमेगा मिला, तो अगर आप इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म वाला इंटीग्रल कर सकते हैं, अगेन वो एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, तो माना हम ये माने वो हम कर सकते हैं वो इंटीग्रल हमेशा, तो आप एफ टी ऑब्टेन कर सकते हैं। तो लेट्स गो दिस वे। ये जो इक्वेशन है मैं इसको ओमेगा स्पेस में ले जा रहा हूँ। ओमेगा स्पेस में ले जाने का मतलब फूरियर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं हम पूरी इक्वेशन का। ओके, मतलब इस टर्म का भी इस टर्म का भी, जीरो का फूरियर ट्रांसफॉर्म तो जीरो ही होगा। ओके, दिस फूरियर ट्रांसफॉर्म टेक्निकली आप ऐसे लिखेंगे, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली अगर लिख रहे हैं, लेकिन फूरियर ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या है, ये जो टर्म है इसको ई टू द पावर आइटा ओमेगा टी से मल्टीप्लाई किया, प्लस इसको भी ई टू द पावर आइटा ओमेगा टी से मल्टीप्लाई किया, दिस एफ को, यहाँ मैंने एफ की डिपेंडेंस सप्रेस कर दी है, फंक्शन ऑफ टी है। ओके, इंटीग्रेट किया माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और 1/√2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यही हमारी फूरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन है। तो जब मैं ये कहता हूँ हम इस इक्वेशन का फूरियर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, इसका मतलब एक्चुअली ये स्टेप आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है। इसको करके मिलेगा क्या, बट समझने के लिए आपने स्टेप किया, क्या मिलेगा। इस फर्स्ट टर्म में, इस सेकंड टर्म में के स्क्वायर कांस्टेंट है, इंटीग्रल से बाहर एफ को एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई किया, इंटीग्रेट किया, 1/√2 का फैक्टर है, फूरियर ट्रांसफॉर्म किया किसका, एफ का। तो एफ का फूरियर ट्रांसफॉर्म को हमने कितना माना है, एफ टिल्डा। एफ का जो ये डबल एरो का मतलब क्या है, टी स्पेस में अगर एफ है तो उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म एफ टिल्डा ओमेगा, या इस करंट डिस्कशन में जिसको हम कैपिटल एफ से लिखेंगे। तो ये जो मैंने रेड में अंडरलाइन कर रखा है अलॉन्ग विद दिस पार्ट 1/√2, यही हमारा कैपिटल एफ ओमेगा है दिस। तो इसकी जगह, तो इस टर्म की जगह तो आ जाएगा के स्क्वायर के अलावा एफ ओमेगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक चीज़ और की है, एफ टी का डबल डिफरेंशियल को मैंने यहाँ डबल डॉट से दिखाया है। ओके, शॉर्ट में लिखने के लिए ये और ये एक ही बात है। एक हमने प्रॉपर्टी स्टडी की थी फूरियर ट्रांसफॉर्म की, कि अगर एफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म कैपिटल एफ होता है, मैं सीधे कैपिटल एफ कह रहा हूँ, टिल्डा की बात छोड़ देता हूँ, अगर एफ का फूरियर ट्रांसफॉर्म कैपिटल एफ होता है तो एफ डैश या एफ डॉट, डैश का मतलब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी था हमारा, इस समय हम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी को डॉट से दिखा रहे हैं, 2 बार को डबल डॉट से। तो जो भी आप डिफरेंशिएशन का सिंबल यूज़ कर रहे हो, तो अगर स्मॉल एफ का फूरियर ट्रांसफॉर्म कैपिटल एफ है, फंक्शन ऑफ टी, फंक्शन ऑफ ओमेगा, तो
एफ डैश या एफ डॉट का जो फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो भी अगेन एफ टिल्डा या कैपिटल एफ ही होता है, लेकिन साथ में एक माइनस आइटा ओमेगा का फैक्टर और आ जाता है। ओके, आपको ये ध्यान होगा। दिस बहुत इजी इसका प्रूफ है, ये हमने पीछे किया था। तो इस प्रॉपर्टी को अगर यहाँ पे यूज़ करें, आप इस एक्सप्रेशन को देखिए, केवल इस इंटीग्रल को देखिए। हाँ ठीक है, फूरियर ट्रांसफॉर्म के लिए जो कर्नल होता है वो है, ये कांस्टेंट जो चाहिए वो भी है, लेकिन ये एफ़ का फूरियर ट्रांसफॉर्म नहीं है, ये तो एफ़ डबल डॉट का है, एफ़ के 2 बार डिफरेंशिएशन का। तो एफ़ के 1 बार डिफरेंशिएशन का फूरियर ट्रांसफॉर्म कितना होता है, कैपिटल एफ ही, लेकिन साथ में एक माइनस आइटा ओमेगा। तो 2 बार अगर डिफरेंशिएशन हो तो माइनस आइटा ओमेगा का आ जाएगा स्क्वायर। ये हमने प्रूव कर रखा है पीछे। तो उस प्रॉपर्टी को अगर मैं यहाँ पे यूज़ करूँ, अब आप बहुत सिंपली देख सकते हैं एक्चुअली हुआ क्या है। हाँ, हमने जब फूरियर ट्रांसफॉर्म लिया, यहाँ तो सीधे एफ का था, के स्क्वायर तो कांस्टेंट था, तो स्मॉल एफ का फूरियर ट्रांसफॉर्म कैपिटल एफ ओमेगा, और यहाँ एफ का फूरियर ट्रांसफॉर्म नहीं था, उसके डबल डेरिवेटिव का था। तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म आपको कितना मिला, फिर से कैपिटल एफ मिला, लेकिन साथ में माइनस आइटा ओमेगा का स्क्वायर। सो दिस इज व्हाट वी गेट। तो ये इक्वेशन फूरियर ट्रांसफॉर्म, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये समझाने के लिए किया था। बस ये लाइन अगर हम लिखें कि इस इक्वेशन का हम फूरियर ट्रांसफॉर्म करें तो वी गेट दिस। जो प्रॉपर्टीज़ हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म की, उनको यूज़ करके इस स्मॉल एफ का फूरियर ट्रांसफॉर्म कैपिटल एफ, के स्क्वायर कांस्टेंट, एफ के डबल डॉट या डबल डिफरेंशिएशन का फूरियर ट्रांसफॉर्म जो होता है वो भी कैपिटल एफ ही होता है, लेकिन साथ में माइनस आइटा ओमेगा के 2 फैक्टर। बस एफ ओमेगा ये किया। अभी मैंने बल्कि कॉमन भी नहीं लिया। मैं इस लेक्चर में जो मेन पॉइंट एम्फेसाइज करना चाहता हूँ वैसे वो यहाँ पे आ चुका है। हम एक प्रॉब्लम को यहाँ से यहाँ ले गए। एफ टी की प्रॉब्लम ओरिजिनल स्पेस में एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशिएशन है इसमें, डिफरेंशियल इक्वेशन। एफ का काउंटर पार्ट जो कैपिटल एफ है ओमेगा स्पेस में, उसी का काउंटर पार्ट है, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, और इस इक्वेशन में कहीं डिफरेंशिएशन नहीं है। ये तो एक एल्जेब्रिक इक्वेशन है, द इक्वेशन विच इज़ एल्जेब्रिक इन ओमेगा स्पेस। तो ये एडवांटेज है फूरियर ट्रांसफॉर्म करने का। ओरिजिनल स्पेस में इक्वेशन अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इस केस में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन थी, तो going into sorry going into omega space, the equation converts into an algebraic equation। और ये इन जनरल होगा। देखिए इस केस में तो यहाँ राइट हैंड साइड में 0 था, और केस में हो सकता है राइट हैंड साइड में भी कोई टर्म हो। अभी मैं इसके सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूँ, बस आप स्ट्रक्चर देख लीजिए। टी स्पेस में डिफरेंशियल इक्वेशन थी स्मॉल एफ के लिए, और कैपिटल एफ के लिए जो इक्वेशन मिली ओमेगा स्पेस में ले गए प्रॉब्लम को, तो ये तो एक सिंपल एल्जेब्रिक इक्वेशन है। सो दिस इज द एडवांटेज। मेन पॉइंट यही है, फूरियर ट्रांसफॉर्म आपको क्या एडवांटेज ऑफर करता है, द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन गेट्स कन्वर्टेड इनटू एन एल्जेब्रिक इक्वेशन। यही चीज़ हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म के वहाँ पे भी की है, वहाँ हमने कुछ एग्जांपल्स भी किए थे इसके। यहाँ मैं केवल यही एग्जांपल और एक और करूँगा मोस्ट प्रोबेबली, बट नॉट मच, बट दिस इज द होल पॉइंट। ओके, इसलिए फूरियर ट्रांसफॉर्म को अप्लाई किया जाता है डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशन में। ओके दिस, तो वो जो इक्वेशन हमें ओमेगा स्पेस में मिली, कैपिटल एफ विच इज़ अ फंक्शन ऑफ ओमेगा इंटू के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये जो दो फैक्टर थे, के स्क्वायर यहाँ पहले से था, और यहाँ माइनस आइटा ओमेगा का स्क्वायर एक्स्ट्रा आया था। ओके दिस, तो उससे आपको माइनस ओमेगा स्क्वायर मिला। सो दिस, तो ओमेगा स्पेस में दिस, तो अगेन वो चीज़ मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट की है। एफ टी ओरिजिनल स्पेस में ओडी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा था, सॉल्व करना माना मुश्किल था। आप पूरी प्रॉब्लम को उठा के ले गए ओमेगा स्पेस में। ओमेगा स्पेस में आपको एफ कैपिटल एफ के लिए एक एल्जेब्रिक इक्वेशन मिली, और एल्जेब्रिक इक्वेशन को आप, जिसे मैं चुटकियों में कह रहा था ना, अब आप सॉल्व कर सकते हैं। और एक बार ये कैपिटल एफ ओमेगा मिल गया, तो ये कैपिटल एफ ओमेगा था क्या, ये था इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो अगर मैं इसका इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म कर सकूँ, जिसको मैंने रेड उससे दिखाया है स्केच पेन से, तो जैसे ही मुझे एफ ओमेगा इस एल्जेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करके मिला, बस उसका इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म करो। और इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म मतलब एक इंटीग्रल होता है। तो माना हम ये मान लें वो इंटीग्रल हम कर पा रहे हैं, मतलब इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म हम कर पा रहे हैं, तो आपको मिल गया अपना एफ टी। सो दिस इज द होल फिलॉसफी, और ये हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म में यूज़ किया कई बार, बट द सेम आइडिया वर्क्स ओवर हियर। लेकिन अब यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा सिचुएशन इन्वॉल्व है। इस एल्जेब्रिक इक्वेशन को देखने से पहले माना मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इस इक्वेशन को मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। माना इस इक्वेशन का राइट हैंड साइड 0 नहीं होता, कुछ और होता। जैसे आप जब
जो मैंने आपको कह रहा था ना, अगर आप डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का केस देखें या आपके हार्मोनिक ऑसिलेटर में साथ में सोर्स टाइप का कोई टर्म हो, तो ये राइट हैंड साइड का टर्म आपको जीरो नहीं मिलेगा अगर सोर्स टर्म आपके पास है। जस्ट मैंने ऐसे ही मान लिया, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक चीज़ शो करना चाह रहा हूँ। माना ये राइट हैंड साइड होता 1 फॉर एग्जाम्पल, तो ये एफ ओमेगा निकालना देखिए कितना आसान था। आपको ये एल्जेब्रिक इक्वेशन मिलती और आप लिखते एफ ओमेगा हो गया। ये आपने ओमेगा स्पेस में अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, बशर्ते ये 1 होता। मैं उस केस की बात कर रहा हूँ, एक्चुअल प्रॉब्लम पे अभी लौटेंगे। तो दिस इज द सॉल्यूशन इन ओमेगा स्पेस ऑब्टेन्ड वेरी इजीली, जस्ट लाइक दिस। एल्जेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करके प्लस माइनस इधर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ट्रांसफर करके आपने ओमेगा स्पेस में सॉल्यूशन निकाल दिया है। अब ओरिजिनल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? हमें तो एफ टी चाहिए था, ये रेड एरो जो मैं बात कर रहा था। ये जो कैपिटल एफ ओमेगा मिला, इसका इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म ले लो भाई। और इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या होती है? 1/√π इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी कैपिटल एफ ओमेगा लेना है, जो ये निकल चुका है इतना, इसको e टू माइनस आइटा ओमेगा टी, नॉट प्लस ओमेगा टी माइनस, ओके इन्वर्स कर रहे हैं। ये इंटीग्रल कर दो, ये रख के अगर आप इस इंटीग्रल को कर सकते हैं तो आप निकाल चुके हैं सॉल्यूशन। तो जो हमारी ओरिजिनल प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है। बट द पॉइंट इज, देखिए अगेन ये एग्जांपल मैंने यहाँ पे चेंज किया है, ये यहाँ से 0 से मैंने 1 कर दिया, इसलिए ये हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं बन रहा है। बट मैं पॉइंट को अगेन एम्फेसाइज कर रहा हूँ, जो आपकी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन थी टी स्पेस में, ओमेगा स्पेस में जाके वो सिंपल एल्जेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई। दिस इज द होल पॉइंट। फूरियर ट्रांसफॉर्म से क्यों कोई डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के अटेम्प्ट करना चाहेगा, उसका रीज़न ये है। ओके, ओमेगा स्पेस में सिंपली एक एल्जेब्रिक इक्वेशन बन जाएगी, और एल्जेब्रिक इक्वेशन अगर इस तरीके की है, कितना इजी है सॉल्व करना। ओके यस, बट अब अपनी प्रॉब्लम पे लौटते हैं। लेकिन हमारे केस में तो ये एल्जेब्रिक इक्वेशन जो मिली, इसको भी सॉल्व करना आसान नहीं हो रहा है। देखिए अब मैं फिर यहाँ लौट गया। बस मैंने एक चीज़ की, इसको के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर के बजाय मैंने ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि राइट हैंड साइड में 0 है, और ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर को फैक्टर कर दिया, ओमेगा प्लस के इंटू ओमेगा माइनस के। ये तो एफ ओमेगा जिस एल्जेब्रिक इक्वेशन को हमारी प्रॉब्लम के लिए, हमारी प्रॉब्लम मतलब क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए जिस इक्वेशन को ओमेगा स्पेस में एफ फॉलो कर रहा है, वो ये है। अब इस इक्वेशन का सॉल्व करने का मतलब आपको एफ ओमेगा निकालना है। के कोई कांस्टेंट था, ओके, और ओमेगा आपका ओमेगा स्पेस का वेरिएबल है। ओके दिस के तो एक कांस्टेंट है, तो हमें सॉल्व करने का मतलब है कैपिटल एफ। आइडिया अभी भी वही है, जब ये एफ ओमेगा निकलेगा तब इसका इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म करके एफ टी निकलेगा। तो इस इक्वेशन से किसी तरीके से एफ ओमेगा निकालना है। अब आप बहुत नाइवली इसे देखें तो आप बोलेंगे एफ ओमेगा तो कितना होना चाहिए? 0, दिस इंटू दिस इक्वल टू 0। बहुत नाइवली आप इसका एक आंसर दे सकते हैं, और वो आंसर गलत नहीं है। वैसे आप कह सकते हैं एफ ओमेगा हमेशा 0 है। हमेशा 0 मतलब ओमेगा की हर वैल्यू के लिए 0 है। हम ओमेगा स्पेस में हैं, ओमेगा अलग अलग वैल्यू ले सकता है, 0, 1, 2, -1, -2 वट एवर, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अगर आप सिंपली ये कहें कैपिटल एफ फंक्शन हमेशा 0 है, ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। ठीक है, मैथमेटिकली सही आंसर। बट अगर कैपिटल एफ ओमेगा 0 होगा तो उसका इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म, कैपिटल एफ ओमेगा की जगह यहाँ 0 रखो, इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म करो, एफ टी भी 0 मिलेगा। मैथमेटिकली ये सॉल्यूशन है। जिस इक्वेशन से आपने स्टार्ट किया था, ये आप एफ टी की जगह 0 रख दो, आप चेक कर सकते हैं ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। ये टर्म भी 0, ये भी 0, 0 + 0 0, सॉल्यूशन तो है। लेकिन ये सॉल्यूशन किसी काम का नहीं है, जिन्हें हम कहते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। ये तो आंख बंद करके भी हम शुरू में ही बता सकते थे, हाँ एफ टी बराबर 0 इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को, अब मैं ओमेगा स्पेस की इस इक्वेशन को देख रहा हूँ, अगर मैं ये मानता हूँ कि हाँ एफ ओमेगा बराबर 0, जो कि इसका एक सॉल्यूशन है, उसको मैं अपना सॉल्यूशन मानता हूँ, तो मुझे एफ टी 0 मिल रहा है। ये कोई ट्रिवियल सॉल्यूशन है। और आप इसको फिजिकली देखें, फिजिकली इसका मीनिंग क्या है? वो पार्टिकल जो स्प्रिंग से के साथ कनेक्टेड है वो स्टेशनरी है, आपने उसे डिस्प्लेस नहीं किया, वो ऑसिलेशन नहीं कर रहा है। ओके, स्टेशनरी जहाँ पे था वहीं पे है, बस स्टेशनरी है। ये भी एक सॉल्यूशन है। आपका स्प्रिंग के साथ आप मास अटैच करें और उसे ऑसिलेट ना कराएं, ये भी उसकी एक स्टेट हो सकती है। बट ये हमारे लिए इंटरेस्टिंग नहीं है। तो इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन कैसे निकालना है? अब सवाल ये है, कंडीशन तो यही है, तो क्या आप एफ ओमेगा का कोई ऐसा सॉल्यूशन लिख सकते हैं जो 0 ना हो? ये एक सॉल्यूशन ये है, पर ये काम का नहीं है कि आपने एफ ओमेगा को सब जगह 0 ले लिया। 0 लिया नहीं है, मतलब अगर ये 0 हो तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। बट क्या इसके अलावा एफ ओमेगा का हम कोई और सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं? इज देयर सम वे टू फाइंड सम अदर सॉल्यूशन फॉर एफ ओमेगा? अब यहाँ पे मैं थोड़ा सी वो डिग्रेस करूँगा, ये चीज़ मैंने आपको पीछे थोड़ा बता रखी है।
और थोड़ा सी उसी में थोड़ा और आइडिया से, यही मेरा वो ट्रिक पार्ट है। अगर आप एग्जैक्टली इस इक्वेशन को सॉल्व करना चाह रहे हैं तो मैं यहाँ पे एक ट्रिक का इस्तेमाल कर रहा हूँ, अदरवाइज मेरा जो मेरा नोशन था वो मैं कवर कर चुका हूँ। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फूरियर ट्रांसफॉर्म के बाद ओमेगा स्पेस में कन्वर्ट हो जाएगी एल्जेब्रिक इक्वेशन। बट अब ट्रिक को भी ज़रा देख लें। मैंने आपको थोड़ा सी डिराक डेल्टा बताया था। डिराक डेल्टा अभी मैं थोड़ी देर के लिए टी ओमेगा सब भूल जाइए, सिंपली नॉर्मली हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक्स लेते हैं और उसके किसी फंक्शन को एफ एक्स। तो डिराक डेल्टा फंक्शन हम डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। आप एक्स स्पेस में है, माना मैं उसे एक्स स्पेस कहूँ, ठीक है, नॉर्मल एक्स आपका वेरिएबल है, तो डिराक डेल्टा फंक्शन डेल्टा एक्स। तो सबसे आसान तरीका जितने की मुझे यहाँ पे ज़रूरत है, डेल्टा एक्स फंक्शन का अगर आप ग्राफ बनाए तो डिराक डेल्टा फंक्शन का नेचर कुछ ऐसा होता है। ये फंक्शन सब जगह जीरो होता है सिवाय एक पॉइंट को छोड़ के। ये डिराक डेल्टा फंक्शन डेल्टा एक्स का ग्राफ अगर मैं बनाऊंगा, जीरो 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 जीरो, सब जगह जीरो, केवल एक पॉइंट पे इसकी कुछ वैल्यू होती है जिसे हम कहते हैं यहाँ पे इस पर एक स्पाइक आता है, ओके, और उसके बाद फिर इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, जीरो। और इसका स्पाइक मतलब इसकी नॉन जीरो वैल्यू कहाँ पे होती है, एक्स इक्वल टू जीरो पे, ओके। डेल्टा एक्स जो फंक्शन है अगर आप उसे प्लॉट करें तो वो फंक्शन ऐसा दिखता है, समथिंग लाइक दिस, जीरो जीरो। और एक और पॉइंट यहाँ पे है, वो हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये जो स्पाइक एक्चुअली होता है इसकी हाइट इन्फिनिटी होती है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है अगर मैं डेल्टा एक्स फंक्शन को देखूँ तो डेल्टा एक्स फंक्शन क्या है, सब जगह जीरो सिवाय केवल एक पॉइंट पे, कहाँ पे, नॉन जीरो कहाँ पे है, एक्स इक्वल टू जीरो पे। एक्स इक्वल टू जीरो पे नॉन जीरो है और बाकी सब जगह क्या है, जीरो। हमें इतना ही चाहिए कि हाँ डेल्टा एक्स कहीं पे लिखा है तो ग्राफिकली हम ऐसा इमेजिन कर सकते हैं, हम एक ऐसे फंक्शन की बात कर रहे हैं, सब जगह जीरो सब जगह जीरो सब जगह जीरो सिवाय एक्स इक्वल टू जीरो पे नॉन जीरो है। नॉन जीरो वैल्यू फाइनाइट या इनफाइनाइट क्या है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट नॉन जीरो इस एक पॉइंट पे नॉन जीरो है, ओके। अच्छा, कभी कभी आपको ऐसा डिराक डेल्टा भी देखने को मिलता है, डेल्टा एक्स माइनस थ्री। तो डेल्टा एक्स माइनस थ्री फंक्शन क्या होता है, ये भी डिराक डेल्टा फंक्शन है, ये भी सब जगह जीरो होगा लेकिन एक पॉइंट पे नॉन जीरो होगा, एक पॉइंट पे इसमें स्पाइक होगी, लेकिन इसकी स्पाइक एक्स इक्वल टू जीरो पे नहीं होगी, इसकी स्पाइक होगी एक्स इक्वल टू थ्री पे। ये आप इसे दो तरह से समझ सकते हैं। ट्रांसलेशन वाला नोशन देखो, एक्स किससे रिप्लेस हो गया है, एक्स माइनस थ्री से, एक्स रिप्लेस हो गया है एक्स माइनस थ्री से। तो एक्स अगर एक्स माइनस थ्री से रिप्लेस हुआ तो जिसे हम शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन या ट्रांसलेशन कहते हैं, पूरा का पूरा ग्राफ 3 यूनिट इधर खिसक गया। ये जो ग्राफ है सब जगह जीरो, केवल बीच में एक स्पाइक है, इसको आप 3 यूनिट इधर खिसकाएंगे तो ये ग्राफ बनेगा, ये फिगर बनेगा। तो मोस्ट जनरली आपको इस तरह से सोचना चाहिए कि डिराक डेल्टा फंक्शन की एक जगह पे पीक होती है, और पीक भी मत बोलिए उसे, नॉन जीरो वैल्यू। तो डेल्टा एक्स माइनस थ्री जो है उसके नॉन जीरो वैल्यू जो है, और इनफैक्ट वो नॉन जीरो वैल्यू वैसे इन्फिनिटी होती है, पर ये इन्फिनिटी मेरे लिए इंटरेस्टिंग नहीं है। मेरे लिए इंटरेस्टिंग केवल ये है, ये एक्स इक्वल टू थ्री पे नॉन जीरो है और बाकी सब जगह क्या है, जीरो। और इस आइडिया को और जनरलाइज करूँ अगर मैं, माना आपको कहीं पे डेल्टा एक्स माइनस ए लिख रखा है, तो डेल्टा एक्स माइनस ए का ग्राफ आप अपने दिमाग में ऐसे सोच सकते हैं, उसका प्लॉट ऐसे सोच सकते हैं, ये फंक्शन सब जगह जीरो है, माइनस इन्फिनिटी पे जीरो, माइनस 50 पे जीरो, माइनस 10 पे जीरो, माइनस 7 पे जीरो, जीरो पे जीरो, ये। लेकिन जहाँ पे एक्स बराबर ए है, एक्स बराबर ए, वहाँ पे इस पर एक स्पाइक है और बाकी जगह फिर से कितना है, जीरो। इन तीनों को आप इसी लैंग्वेज में सोचिए। इसको आप ये भी तो सोच सकते हैं, डेल्टा एक्स माइनस जीरो, डेल्टा एक्स माइनस थ्री। डेल्टा एक्स माइनस जीरो की पीक थी जीरो पे, डेल्टा एक्स माइनस थ्री की पीक थी थ्री पे, डेल्टा एक्स माइनस ए की पीक कहाँ होती है, ए पे, एक्स इक्वल टू ए पे मतलब, ओके। तो जनरल नेचर आपको इस तरह से सोचना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, ये एक्स प्लस ए भी हो सकता है। माना मैं कहीं पे डेल्टा एक्स प्लस थ्री की बात करूँ, तो अगर डेल्टा एक्स प्लस थ्री है तो उसकी पीक होगी माइनस थ्री पे, ओके। सिंपल इसको याद रखने का तरीका ये है, डेल्टा के बाद ये जो ब्रैकेट में जो भी चीज़ है ना, इसे हम कहते हैं डिराक डेल्टा फंक्शन का आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है एक्स, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है एक्स माइनस थ्री, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है एक्स माइनस ए। तो डिराक डेल्टा फंक्शन केवल एक पॉइंट पे नॉन जीरो होता है, इनफैक्ट वहाँ पे वो इन्फिनिटी होता है। लेकिन कौन सा वाला पॉइंट होता है वो, जहाँ पे उसके आर्ग्यूमेंट की वैल्यू जीरो होती है। इसको फिर से सुन लें, डिराक डेल्टा फंक्शन की नॉन जीरो वैल्यू केवल एक पॉइंट पे होती है। कौन से वाले पॉइंट पे, जहाँ पे आर्ग्यूमेंट कितना हो, जीरो। इस वाले डिराक डेल्टा का आर्ग्यूमेंट सिंपली एक्स है, तो x इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो वाले पॉइंट पे इसकी पीक है, हाँ वही तो था। ये वाला डिराक डेल्टा भी, इसकी भी पीक एक ही पॉइंट पे होगी। कौन से पॉइंट पे, जहाँ पे इसका टोटल आर्ग्यूमेंट है x माइनस थ्री, जहाँ पे ये आर्ग्यूमेंट जीरो हो जाएगा। तो x माइनस थ्री बराबर जीरो मतलब x कौन कितना होना चाहिए, थ्री, x बराबर थ्री पे इसकी पीक होगी।
इन जनरल अगर डेल्टा x माइनस ए लिखा हुआ है तो इसका आर्ग्यूमेंट है x माइनस ए, तो इसकी पीक की पोजीशन आप कैसे पता करेंगे? x माइनस ए को करो 0 के बराबर सेट, आर्ग्यूमेंट को 0 के बराबर सेट करो, तो कितना मिला? x इक्वल टू प्लस ए। ये जनरल तरीका है, ठीक है। अब इसके बाद तो आपको आंख से देख के ही प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। डिराक डेल्टा फंक्शन जिस तरह से लिखा रहता है तो इमीडिएटली उसमें इन्फॉर्मेशन होती है कि उसकी पीक कहाँ पे है, ओके। तो आपको केवल ये ध्यान रखना है, अगर इस तरह का डिराक डेल्टा फंक्शन लिखा है तो ये बाकी सब जगह जीरो है, नॉन जीरो केवल एक जगह पे है, कहाँ पे? x इक्वल टू प्लस ए पे। इसी के बजाय अगर आप पे ये वाला फंक्शन होता डेल्टा x प्लस ए, तो ये भी सब जगह जीरो होगा, केवल एक पॉइंट पे नॉन जीरो होगा, और वो नॉन जीरो वाला पॉइंट कौन सा होगा? x इक्वल टू माइनस ए, प्लस ए नहीं, x इक्वल टू माइनस ए, क्योंकि जब x की जगह माइनस ए रखेंगे तब ये जो आर्ग्यूमेंट है ये जीरो बनेगा। टोटल आर्ग्यूमेंट ने जीरो बनना है, आर्ग्यूमेंट मैं इसे कह रहा हूँ, ठीक है। तो रिमेंबर दिस थिंग। तो ये डिराक डेल्टा फंक्शन के अगर आप ये समझ गए, ग्राफिकल भी इन्फॉर्मेशन समझ गए, डिराक डेल्टा फंक्शन एक फंक्शन है, सब जगह जीरो होता है, केवल एक पॉइंट पे नॉन जीरो होता है, बस इतना इतना हमें ध्यान रखना है। और एक दूसरी प्रॉपर्टी डिराक डेल्टा की जो हमारे लास्ट लेक्चर में आई थी, शायद लास्ट या लास्ट टू लास्ट, जब हमने फाइनाइट वेव ट्रेन का फूरियर ट्रांसफॉर्म किया था, ओके, एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी समझने की कोशिश की थी जिस लेक्चर में। अगर से यहाँ फंक्शन जीरो है, यहाँ फंक्शन जीरो है, और फाइनाइट वेव ट्रेन एक बहुत छोटे टाइम विंडो के लिए है, विंडो की विड्थ कम थी, तो जो आपको फूरियर ट्रांसफॉर्म फंक्शन मिलता है उसकी मेन पीक की विड्थ बहुत ज़्यादा होती है, बाकी उसमें फिर छोटे वो होते हैं, उनको हम नहीं दिखाया इस फिगर में, माना जरा सी दिखाया, लेकिन ये वाइड माना। अब माना इस, और जिस दौरान ये सिग्नल था उसकी फ्रीक्वेंसी थी ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट कुछ कांस्टेंट है, 10 हो सकता है, 10 हर्ट्ज, ओके। तो 10 हर्ट्ज आपने ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी का ही सिग्नल रखा, लेकिन अब की बार ज़्यादा लंबे समय के लिए, जीरो है बाद में जीरो है, लेकिन जिस दौरान वो सिग्नल प्रेजेंट है साइनोसोडल, वो समय अगर लंबा है, ज़्यादा बड़ा है, वो विंडो ज़्यादा बड़ी है, तो तब क्या होता है? ये जो पीक है ये अभी भी रहती तो ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी पे है। हाँ, एक चीज़ और ध्यान कीजिए उस लेक्चर से, ये पीक ओमेगा इक्वल टू जीरो पे नहीं है, ये ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट पे होती है। लास्ट लेक्चर से आप देख सकते हैं फिर से, अगर इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी जिस दौरान ये नॉन जीरो होता है, अगर इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट है, तो ये जो पीक बनती है ये ओमेगा नॉट के अराउंड बनती है। आप फ्रीक्वेंसी उतनी रखिए लेकिन टाइम विंडो बढ़ा दीजिए, तो ये पीक क्या हो जाती है? नैरो। रहती ओमेगा नॉट के अराउंड ही है, लेकिन पीक क्या हो जाती है? नैरो। वैसे ये पीक नैरो होने के अलावा हायर भी होती है, वो हायर वाला पॉइंट मैंने पीछे डिस्कस नहीं किया, लेकिन ये पीक एक्चुअली क्या होती है? नैरो भी हो जाती है और इसकी हाइट भी बढ़ जाती है। अब अगर आप इसी फिनोमिना को आगे करते रहें, माना ये विंडो 1 सेकंड की थी तो ये वाइड था, विंडो की 2 सेकंड की, नैरो हो गया, हाइट बढ़ गई, विंडो की 10 सेकंड की और नैरो हो गई, हाइट और बढ़ गई। तो यहाँ से आप इमेजिन कर सकते हैं, अगर हमारा ये जो वेव है ये फाइनाइट वेव ट्रेन ना होके अगर इनफाइनाइट वेव ट्रेन हो जाए, तो इनफाइनाइट ट्रेन का मतलब क्या है? इनफाइनाइट वेव ट्रेन का मतलब क्या है? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक की एक ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी की वेव। ये ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी की वेव थी, लेकिन केवल एक छोटे समय अंतराल में, माइनस कैपिटल टी से प्लस कैपिटल टी तक, हमारे पिछले लेक्चर में, बाकी समय जीरो थी। लेकिन अगर हम इसे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक ही ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी को रखें, तो तब होगा क्या? उस लिमिटिंग केस में क्या होगा? ये पीक सिमट के पूरी तरह ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी पे आ जाएगी और इसकी हाइट हो जाएगी इन्फिनिटी। केवल एक पॉइंट पे कंट्रीब्यूशन और बाकी सब जगह जीरो, और जिस पॉइंट पे कंट्रीब्यूशन है वो भी इन्फिनिटी। ये तो होता है डिराक डेल्टा। मैथमेटिकली ये जो है, अगर आप इस वेव का, जिसे हम इनफाइनाइट वेव ट्रेन क्या हुआ? सिंपली ये फंक्शन साइन ओमेगा नॉट टी, सब जगह। ऐसा नहीं बोल रहे हम कि इस समय से पहले इतना, इस समय से पहले जीरो और इस समय के बाद जीरो, नहीं, हर पॉइंट पे अगर फंक्शन इससे डिस्क्राइब हो रहा है तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म कितना होता है? डिराक डेल्टा फंक्शन होता है। आप देखिए इस डिराक डेल्टा फंक्शन को देखिए, ये डिराक डेल्टा फंक्शन एक्स स्पेस में नहीं है, ओमेगा स्पेस में है, ओमेगा, और पीक कहाँ पे होगी? ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट। इसको मैंने आपको इस तरह से भी समझाया था, इसकी फ्रीक्वेंसी, इसके फूरियर स्पेक्ट्रा में बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। ये वाला कंपोनेंट इतने एम्पलीट्यूड के साथ है, ये वाला इतने एम्पलीट्यूड के साथ, ये वाला इतना नेगेटिव एम्पलीट्यूड के साथ, ये वाला इतना, सब हैं। इस वाले में फ्रीक्वेंसी का स्प्रेड कम हो गया है। और अगर आप एक प्योर साइन वेव की बात करें, ये एक प्योर साइन वेव है, तो इसमें तो केवल एक फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होता है। डेल्टा फंक्शन का मतलब ही यही है, एक पॉइंट पे जो कंट्रीब्यूशन है उसका मोर और लेस मीनिंग ये है, केवल एक कंपोनेंट मौजूद है। कौन सा वाला? ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट वाला, उसका कंट्रीब्यूशन है।
अब वो कंट्रीब्यूशन इनफाइनाइट बोलो या फाइनाइट बोलो, वो अलग पॉइंट है, बट बाकी जगह कंट्रीब्यूशन नहीं है। ओके दिस, तो ये दो प्रॉपर्टी अगर आप याद कर लें, ये फूरियर, ये कुछ ऐसा होता है डिराक डेल्टा फंक्शन, और साइन वेव का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, डिराक डेल्टा, या इसको इन्वर्स में बोले, डिराक डेल्टा फंक्शन का इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, साइन वेव। और साइन वेव को आप ये भी मान सकते हैं मैथमेटिकली, जो मैं पीछे भी कह रहा था, साइन और कोसाइन, साइन और कोसाइन एक ही चीज़ होती हैं, ये मैं पीछे शायद कहीं पे बात कर चुका हूँ। साइन और कोसाइन में डिफरेंस क्या होता है, केवल π/2 के फेज़ का। और साइंस और कोसाइंस लिखो चाहे इमेजिनरी एक्सपोनेंशियल्स लिखो, एक ही बात होती है मैथमेटिकली। आप इमेजिनरी एक्सपोनेंशियल्स का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखें, ये पॉइंट ये है, यहाँ से जो मुझे चीज़ कैप्चर करनी है, अगर कहीं पे डिराक डेल्टा फंक्शन हो तो उसका इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म ये होता है। वैसे ये भी ले सकता हूँ मैं साइन वाला, लेकिन मैं ये लूँगा। अगर एक डिराक डेल्टा फंक्शन ओमेगा स्पेस में है जिसकी पीक है ओमेगा नॉट पे, इसकी पीक ओमेगा नॉट वाले पॉइंट पे है, तो इसका इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म कौन सा फंक्शन होगा, इसका इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा e+ आइटा ओमेगा नॉट टी या e- आइटा ओमेगा नॉट टी, दोनों लिए जा सकते हैं। ओके, तो ये दो आइडियाज़ की मुझे ज़रूरत है। तो अब मैं फिर से इस पर लौटता हूँ। हमें ओमेगा स्पेस में कैपिटल एफ ओमेगा के लिए जो इक्वेशन मिली ना, वो ये रही। इसमें 3 फैक्टर्स हैं, 1 2 3, मैंने इनको 3 लिख दिया है, एफ ओमेगा, ओमेगा माइनस के, ओमेगा प्लस के इक्वल टू 0। आपको इन 3 फैक्टर्स का 1 2 और 3 का प्रोडक्ट हमेशा 0 चाहिए। राइट हैंड साइड में 0 है, यू ऑलवेज नीड 0 फॉर द प्रोडक्ट ऑफ द 3 फंक्शंस, 1 × 2 × 3, 1 ये है, 2 ये है, 3। अब ये वाला फंक्शन जो है, अब मैं इस 2 को भी एक मैं फंक्शन कह रहा हूँ, ओमेगा माइनस के, ये तो केवल एक पॉइंट पे 0 होता है, जब ओमेगा की वैल्यू कितने के बराबर होती है, के एक कांस्टेंट है, आप के को 7 सोच लीजिए, ये ओमेगा -7 है, तो ये वाला टर्म केवल एक पॉइंट पे 0 होता है। कहाँ, ओमेगा की वैल्यू जब 7 होती है, बाकी जगह ये 0 नहीं है। ओमेगा की वैल्यू 6 रखोगे, 6 - 7 -1, ओमेगा की वैल्यू 10, 10 - 7 3, ये केवल एक पॉइंट पे 0 बनता है, कहाँ पे, ओमेगा बराबर के पे। जबकि ये वाला टर्म भी केवल एक पॉइंट पे 0 बनता है, कहाँ, ओमेगा बराबर -k पे। अगर k 7 है तो ये -7 पे 0 बनता है। तो ये दोनों जो हैं ये 0 में कंट्रीब्यूशन तो करते हैं, लेकिन ये तो केवल एक एक पॉइंट पे 0 बनते हैं, जबकि इन तीनों का प्रोडक्ट तो हमेशा 0 होना चाहिए। तो इस चीज़ को ज़रा ग्राफिकली इस इन्फॉर्मेशन को देखिए। इस नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये 3 फंक्शंस में प्लॉट कर रहा हूँ ओमेगा स्पेस में, ओमेगा के फंक्शन है। पहले 2 और 3 को देखिए। 2 वाले फंक्शन को मैंने यहाँ पे ओमेगा = k पे एक डॉट बना रखा है। डॉट को मैंने बाकी ये सर्कल कर रखा है दिखाने के लिए। डॉट का मतलब ये है, ये वाला जो फंक्शन है ओमेगा -k जो फंक्शन है, इसको आप खुद एक फंक्शन सोचिए, ये केवल एक पॉइंट पे 0 होता है, किस पे, ओमेगा =+k पे। ये माना ओमेगा =+k, ओमेगा एक्सिस है, ओमेगा की वैल्यू कहीं पे 0 होगी, कहीं 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, कहीं पे k बनेगी और कहीं पे नेगेटिव साइड में -k बनेगी। तो ये जो ये वाला फंक्शन है, फंक्शन नंबर 2, ये 2 रेड पेन से लिखा हुआ, ये फंक्शन नंबर 2, ये केवल इस पॉइंट पे 0 है, बाकी जगह ये 0 नहीं होता है। फिर से वही सोचिए, k बराबर 7 है तो केवल 7 वाले पॉइंट पे ये टर्म 0 बनेगा, बाकी जगह नॉन 0। तो ये मैं इन फंक्शन के जहाँ जहाँ ये 0 हैं या 0 हो सकते हैं उनको दिखा रहा हूँ। तो 2 नंबर वाला फंक्शन इस पॉइंट पे 0 होता है। इसी तरह से इस फंक्शन नंबर 3 को देखिए, ओमेगा +k, ये ओमेगा =-k पे 0 होगा। तो अब फिर से इसको देखिए राइट हैंड साइड को, आपको ये एफ ओमेगा फंक्शन चाहिए, लेकिन हमारे पास हम ये चाह रहे हैं एफ ओमेगा फंक्शन 0 ना हो या सब जगह 0 ना हो। एक हमने ट्रिवियल सॉल्यूशन निकाला था, उसमें हमने कहा था अच्छा एफ ओमेगा को सब जगह अगर 0 ले लें तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, ठीक है, लेकिन वो सॉल्यूशन किसी काम का नहीं था, ट्रिवियल सॉल्यूशन था। तो क्या हम एफ ओमेगा का कोई ऐसा सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं जिसमें एफ ओमेगा सब जगह 0 ना हो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि चलो 0 हो ही ना, कहीं कहीं पे 0 हो भी जाए, पर कम से कम कहीं कहीं तो नॉन 0 हो। तो क्या एफ ओमेगा का ऐसा सॉल्यूशन ढूंढा जा सकता है। अब एफ ओमेगा को ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, दिस इंटू दिस = 0। तो अब मैंने एफ ओमेगा का ग्राफ यहाँ पे बनाने की कोशिश की है। मुझे इन तीनों का प्रोडक्ट 0 चाहिए, तीनों टर्म्स में से एक भी 0 हो जाएगा किसी पॉइंट पे, तो वहाँ पे प्रोडक्ट 0 बन जाएगा। इस पॉइंट पे ये वाला फंक्शन 0 है, कौन सा, तीसरे नंबर का फंक्शन। यहाँ पे दूसरे नंबर का फंक्शन 0 नहीं है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये 0। तो ये जो मेरा एफ ओमेगा है ये इस पॉइंट पे 0 होना जरूरी नहीं है। ये रेड जो मैंने क्रॉस दिखाया है इसका मतलब ये है एफ ओमेगा फंक्शन कम से कम इस पॉइंट पे, कौन से पॉइंट पे, ओमेगा =-k पे इसकी वैल्यू 0 होनी जरूरी नहीं है। और ऐसे ही
ओमेगा इक्वल टू प्लस के वाले पॉइंट पे ये वाला फंक्शन जीरो हो जाता है, ये सेकंड नंबर फंक्शन ये जीरो कंट्रीब्यूट करता है। तो अगर ये दोनों नॉन जीरो भी कंट्रीब्यूट करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दिस इंटू दिस क्या बनेगा। लेकिन बाकी पॉइंट्स पे, अब इस पॉइंट को देखें आप, माना ये पॉइंट, इस पॉइंट पे ना ये 3 नंबर फंक्शन जीरो है ना 2 नंबर फंक्शन जीरो है, और फिर भी प्रोडक्ट ने जीरो ही बनना है। ये प्रोडक्ट ओमेगा की किसी वैल्यू के लिए भी जीरो बनना है, तो इसका मतलब एफ ओमेगा जरूर इस पॉइंट पे जीरो होगा। तो एफ ओमेगा की इंफॉर्मेशन को देखे, मैंने यहां डिपिक्ट किया है, जहां जहां ये दो काले डॉट्स नहीं है, ये काले डॉट मतलब या तो 2 जीरो बन रहा है या 3 जीरो बन रहा है, तो वहां वहां तो एफ ओमेगा को जीरो बनना पड़ेगा। एफ ओमेगा को इस पॉइंट पे जीरो होना जरूरी है। मैं इस पॉइंट को सर्किल कर रहा हूं, इस ओमेगा की वैल्यू को, क्यों, ये और ये यहाँ पे नॉन जीरो हैं, तो ये दोनों नॉन जीरो हैं और प्रोडक्ट ने जीरो बनना है, तो एफ ओमेगा को यहाँ पे जीरो होना पड़ेगा। और यहाँ पे भी ये टर्म नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो है, जीरो। तो जहाँ जहाँ पे ये दो डॉट्स थे इनको छोड़ के बाकी सब जगह एफ ओमेगा को क्या बनना पड़ेगा, जीरो। लेकिन इन दो डॉट्स की लोकेशन पे एफ ओमेगा कुछ भी हो सकता है। वो माना 10 है, माना यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 10 है, 10 इंटू नॉन जीरो वैल्यू इंटू जीरो, ये वाला तो जीरो बन रहा है, प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। हमें तो इन तीनों के प्रोडक्ट को हमेशा जीरो बनाना है। तो इस इंफॉर्मेशन को होपफुली अब आप समझ पा रहे होंगे। ग्राफिकली ये चीज़ समझना आसान है। एफ ओमेगा मैं ऐसा चूज़ कर सकता हूँ, या ऐसा भी एफ ओमेगा हो सकता है जो यहाँ जीरो हो, लेकिन इस पॉइंट पे ओमेगा इक्वल टू माइनस के वाले पॉइंट पे एक स्पाइक हो, इसकी वैल्यू हो। इनफैक्ट वो स्पाइक इनफाइनाइट हाइट की होनी चाहिए, उसको मैं यहाँ पे शो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे एफ ओमेगा का कुछ कंट्रीब्यूशन हो, नॉन जीरो वैल्यू, और फिर यहाँ से यहाँ तक फिर वो जीरो हो, और फिर ओमेगा इक्वल टू प्लस के पे फिर से नॉन जीरो हो और दिस। तो अब मैं इस ग्राफ को मैंने पहले कंप्लीट नहीं किया था। इस इंफॉर्मेशन को हम इस तरह से इंटरप्रेट करेंगे कि जो एफ ओमेगा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है वो इस तरीके का भी हो सकता है, यहाँ सब जगह जीरो, माइनस इन्फिनिटी से यहाँ तक जीरो, इस पॉइंट पे इनफाइनाइट स्पाइक, या आप फाइनाइट वैल्यू सोच लो, ठीक है, बस स्पाइक, और फिर से जीरो, और इस पॉइंट पे फिर से स्पाइक, और फिर से आप चेक कर सकते हैं दिस इंटू दिस का प्रोडक्ट किसी भी पॉइंट पे जीरो होगा। क्यों, इस पॉइंट से पीछे ये हर जगह जीरो है, तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो ना हो प्रोडक्ट ने जीरो हो जाना है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये नॉन जीरो है पर ये वाला तो जीरो है, फिर प्रोडक्ट जीरो। फिर यहाँ से यहाँ तक तो हमारा एफ कैपिटल ओमेगा ही जीरो हो जाएगा, तो ये और ये नॉन जीरो भी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोडक्ट जीरो है। इस पॉइंट पे ये नॉन जीरो है और ये भी नॉन जीरो है, लेकिन ये तो जीरो है, जीरो एंड तो हर एक पॉइंट पे अब इसका एडवांटेज क्या हुआ इतनी कहानी का, ये एफ ओमेगा हर जगह जीरो नहीं है, ठीक है, यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो है, लेकिन दो पॉइंट्स पे तो नॉन जीरो है। पिछला एफ ओमेगा जो हमने ट्रिवियल सॉल्यूशन में हमने आंख बंद करके लिखा था, उसमें तो एफ ओमेगा सब जगह हम जीरो ले रहे थे, लेकिन उससे कुछ काम नहीं बन रहा था, वो ट्रिवियल सॉल्यूशन था। लेकिन अब हमें पता लग रहा है, हमने थोड़ा सी ट्रिक से एनालिसिस किया सिचुएशन का, तो पता लगा अगर मैं एफ ओमेगा इसे भी लेता हूँ तो भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो हमें, जब हम कहते हैं हमें एल्जेब्रिक इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो इस एल्जेब्रिक इक्वेशन का एक सॉल्यूशन ग्राफिकली आप उसे कह सकते हैं इस तरह का कुछ दिख रहा है, और ये है क्या, ये है एक डिराक डेल्टा और प्लस दूसरा डिराक डेल्टा। तो मैथमेटिकली ये जो लास्ट में जो चीज़ जो इतनी समझाई गई, द ओनली नॉन जीरो कंट्रीब्यूशन टू एफ ओमेगा ये कैन कम फ्रॉम द पॉइंट्स ओमेगा इक्वल टू प्लस के एंड ओमेगा इक्वल टू माइनस के। एफ ओमेगा बाकी सब जगह तो जीरो ही होना चाहिए, नॉन जीरो केवल या तो इस पॉइंट पे होगा ओमेगा इक्वल टू प्लस के पे, या ओमेगा इक्वल टू माइनस के। ओके, तो इस एल्जेब्रिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है मैथमेटिकली, ये तो ग्राफिकल इंफॉर्मेशन थी, मैथमेटिकली जो मैं एफ ओमेगा का एक्सप्रेशन लिखूंगा वो ये रहा। प्लीज ट्राई टू सी, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ये है। C1 एक कांस्टेंट है, ओके, डिराक डेल्टा फंक्शन, इस डिराक डेल्टा फंक्शन की लोकेशन कहाँ पे होगी, ओमेगा स्पेस में है, और किस पॉइंट पे, ओमेगा इक्वल टू प्लस के पे, और ये वाला डिराक डेल्टा फंक्शन ओमेगा इक्वल टू माइनस के पे। प्लीज चेक, ओमेगा इक्वल टू प्लस के वाला डिराक डेल्टा, अब की बार आपको एक नहीं दो डिराक डेल्टा चाहिए, उनका सम, सो दिस इज द एक्चुअली द सॉल्यूशन। यही वो मेरा ट्रिक पार्ट है जिसको मैं आपको कह रहा था, लेकिन होपफुली ग्राफिकल वे से आप समझ गए होंगे, दिस इज नॉट दैट टफ, ठीक है। दिस तो एफ ओमेगा जो है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, अब की बार हमने ये नहीं लिखा हाँ एफ ओमेगा को जीरो ले लेते हैं, वो भी सॉल्यूशन है लेकिन वो काम का नहीं था।
ये सॉल्यूशन नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, ये काम का है। कैसे काम का है? जैसे ही आपको एफ ओमेगा मिलता है, अब क्या करना होता है, आपको ओमेगा स्पेस में सॉल्यूशन मिल गया, अब इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म करो और आपको एफ टी मिल जाएगा। और साथ में अब ये याद रखो, डिराक डेल्टा का इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म कितना होता है? अगर ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट होता है डिराक का आर्गुमेंट, तो उसका इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म जो होता है या तो ई टू द पावर प्लस आइटा ओमेगा नॉट ये वाला टर्म है जो ओमेगा में से सब्ट्रैक्ट कर रखा है, वो आता है यहाँ इनटू टी। तो आप यहाँ से देखिए ओमेगा माइनस के, ओमेगा नॉट की जगह के है, तो इसका जब इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे केवल इस टर्म का, तो आपको मिलेगा ई टू द पावर प्लस आइटा के टी। और जब इस वाले का करेंगे, इसमें के की जगह माइनस के है, हो सकता है ये दोनों साइन मैंने रिवर्स कर दिया हूँ, बट दिस इज डिराक डेल्टा फंक्शन जिसकी पीक ओमेगा नॉट पे होती है, उसका इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है ई टू द पावर आइटा ओमेगा नॉट टी। तो ओमेगा नॉट की जगह अगर के और माइनस के हैं तो यही तो मिलेगा। यहाँ ओमेगा स्पेस में सॉल्यूशन दो टर्म्स का लीनियर कॉम्बिनेशन था, लीनियरिटी प्रॉपर्टी भी हमने यहाँ पे यूज़ की है। ओके दिस, तो एक ट्रिक जो मैंने थोड़ा सी बीच में अप्लाई की, जहाँ से मैं एफ ओमेगा को जीरो के बजाय ये लिख सका, उसके बाद एफ टी ये हो गया। बाकी इसको एक्सप्लिसिट मैथमेटिक्स से और प्रॉपरली वर्क कर सकते हैं, बट ये भी गलत नहीं है, इसमें कोई भी स्टेप गलत नहीं है। ओके तो और ये सॉल्यूशन आपने टी स्पेस में जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी थी स्मॉल एफ के लिए, वो सॉल्व करके रख दी है, ये उसका सॉल्यूशन है। और ये सॉल्यूशन आप पहले से भी जानते थे, हार्मोनिक ऑसिलेटर इक्वेशन का सॉल्यूशन होता ही यही है, बट नाउ आपने यू सॉ हमने इसे कैसे करके डिराइव किया है। ओके अच्छा, लेट मी पॉज दिस लेक्चर, नेक्स्ट डिस्कशन में थोड़ा ये है और मैं थोड़ा कन्वोल्यूशन तक भी शायद जाऊंगा। ओके तो लेट मी पॉज दिस डिस्कशन ओवर हियर, बट पॉइंट ये है, मेरा पॉइंट ये सॉल्यूशन, अगर आप ट्रिक को थोड़ा में थोड़ा इन्वॉल्व हो रहे हैं, डिराक डेल्टा से आप कंफर्टेबल नहीं है, नो डोंट वरी, पॉइंट केवल ये था, मेन पॉइंट ये था जब हम यहाँ पहुँचे थे। जो ओरिजिनल इक्वेशन थी वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन थी, और अब ओमेगा स्पेस में एक एल्जेब्रिक इक्वेशन है। हाँ ठीक है, यहाँ पे क्योंकि ये एग्जाम्पल थोड़ा अलग टाइप का था, तो वो एल्जेब्रिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए भी थोड़ा अलग तरीके से सोचना पड़ रहा है, बट इन जनरल एल्जेब्रिक इक्वेशन हमेशा डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व करना आसान होता है। सो दैट इज वाई वी आर एबल टू ऑब्टेन द सॉल्यूशन इजीली इन द ओमेगा स्पेस। और एक बार ओमेगा स्पेस का सॉल्यूशन मिल गया तो बस एक इंटीग्रल करो, इंटीग्रल मतलब इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म, और आपको एफ टी मिल जाएगा। ओके अब इस एग्जाम्पल में मैंने बाउंड्री कंडीशंस और उनको भी डील नहीं किया, उनको भी हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं सॉल्यूशन में, बट लेट मी लीव दैट एज प्रॉब्लम्स फॉर यू। ओके वो आप खुद से कुछ प्रॉब्लम करेंगे तो वहाँ आप देख पाएंगे, बट दिस इज़ द बेसिक आइडिया ऑफ यूजिंग फूरियर ट्रांसफॉर्म टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशंस। सो विद दैट आई वुड लाइक टू conclude this discussion. Thank you everybody.